बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस का सेकंड मेजर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशंस। और इसमें हमने पढ़ा था कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए 6 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 पोषक पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हमने पढ़ा था कि संतुलित भोजन या एक जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो क्या होती है। तो उसमें ये सभी 6 पोषक तत्व इस अनुपात में हो कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सके, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत हो सके और शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखे। तो इसको एक बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार बोला था। तो हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट को पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन और वसा के बारे में। फिर नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम खनिज लवण, जल और विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज की मुल्डर ने। ये नाम ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो नामकरण किया, प्रोटीन नाम किसने दिया था? तो प्रोटीन नाम दिया बर्जीलियस ने। ये ध्यान रखना है, प्रोटीन की खोज किसने की? तो खोज में आएगा मुल्डर। और नामकरण किसने किया? तो नोमेनक्लेचर इसका किया वो है बर्जीलियस ने। तो ये तो डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय मुल्डर एंड नोमेनक्लेचर बर्जीलियस। नोमेनक्लेचर किसने किया? बर्जीलियस ने। तो इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? तो प्रोटीन में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 इस रेशो में होते थे। 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट बनते थे, जो क्या है, जो कार्बन के हाइड्रेट थे। आज हम देखेंगे कि प्रोटीन के अवयव कौन कौन से हैं। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट रखना। जैसे थोड़ा नाम से ही मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूं। जैसे प्रोटीन, ये प्रोटीन, तो यहां से याद रखेंगे नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन यहां से ध्यान रखना प्रोटीन में। तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि निम्न में से किस पोषक पदार्थ से नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है? तो प्रोटीन से नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। विशेष रूप से स्टार लगा के रखना और ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रोटीन मुख्य रूप से 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। उसको हम देखेंगे। वो 20 टोटल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? मुख्य रूप से 20। तो यहाँ लिखा रखा मैंने, अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20, जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल है 10। और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है उनकी संख्या भी कितनी होती है? 10। तो ये 10 10 दोनों होता है, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों में क्या डिफरेंस है? तो वो एमिनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः ही हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है, उनको बनाने के लिए बाहर से कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जिन एमिनो अम्लों का निर्माण शरीर में अपने आप हो जाता है वो अनावश्यक एमिनो अम्ल है। और जिनका निर्माण अपने आप मतलब स्वतः नहीं होता है, बाहर से उनको कुछ सोर्स लेना पड़ता है, उनको उनको प्राप्त करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, तो वो क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल जिनकी जिनको भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
जिनको भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जिनको भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल, यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये है इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये कितने होते हैं? 10 होते हैं, और जिनको भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है। अब इनके नाम भी ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, उन हम 10 के नाम ध्यान रखेंगे। तो ये है ट्रायोनिन, ट्रायोनिन, वेलिन, मिथोनिन, ट्रायोनिन, वेलिन, मिथोनिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिर आएगा फेनिल अलेनिन, फिर आएगा आर्जिनिन। ये ट्रायोनिन, वेलिन, मिथोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफेन, लास्ट वन हिस्टिडीन। ये याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है या निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। तो हम कौन कौन से आवश्यक है वो ध्यान रख लेंगे, तो कौन कौन से आवश्यक नहीं है वो हम ऑप्शन हटा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। ट्रायोनिन, वेलिन, मिथोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, और इसके बाद आएगा आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर इनको याद रखने में कोई दिक्कत है तो मैं इनकी ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक है आवश्यक एमिनो अम्लों की TVMILL, यानी कि टीवी मिल पाथ, PATH, यानी कि टीवी मिल पाथ, यानी कि टी से क्या बनता है, ये यहां पे लिख देता हूं मैं, टीवी मिल पाथ। तो यहां से ध्यान रखेंगे टीवी मिल और ये पाथ। तो टी से तो ट्रायोनिन, वी से वेलिन, फिर एम से बनेगा मिथोनिन, आई से बनेगा आइसोल्यूसिन, एल से बनेगा ल्यूसिन, एल से बनेगा लाइसिन, पी से बनेगा फेनिल एलेनिन, ए से बनेगा आर्जिनिन, टी से बनेगा ट्रिप्टोफेन और एच से बनेगा हिस्टिडीन। ये ट्रिप्टोफेन है, जो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड होता है और ये केले में पाया जाता है। फिर होता है हिस्टिडीन, तो ये हिस्टिडीन एक प्रकार का कठोर एमिनो अम्ल है, इससे जो प्रोटीन बनते हैं वो जैसे बनते हैं किरेटिन, तो जैसे ये कठोर होते हैं जैसे नाखूनों में किरेटिन प्रोटीन, तो ये हिस्टिडीन की वजह से होता है। और ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड होता है, ये केले में होता है। वैसे इनके सिर्फ हमें नाम ध्यान रखने कौन कौन से इसेंशियल है, कौन कौन से नॉन इसेंशियल है।
तो ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो हमने पढ़ा प्रोटीन, सबसे पहले शुरू किया प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ होता है। और प्रोटीन की खोज किसने की? तो मुल्डर ने इसकी खोज की। नामकरण में देखा हमने, बर्जीलियस ने इसको नाम दिया। प्रोटीन का नाम किसने दिया? तो वो दिया बर्जीलियस ने। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आएगा, कंपोनेंट्स में आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को विशेष रूप से स्टार लगा के हमें याद रखना है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति किस पोषक पदार्थ से होती है? तो वो प्रोटीन से होती है। इसका ये जो पीछे का न है, ये इसकी वजह से नाइट्रोजन ही इसका नाम हमें ध्यान रखना है। तो प्रोटीन से नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। फिर हमने देखा प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। और अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? मुख्य रूप से अमीनो अम्लों की संख्या है 20, जिसमें आवश्यक यानी कि इसेंशियल एमिनो एसिड 10 एमिनो एसिड इसेंशियल होते हैं और नॉन इसेंशियल भी 10 होते हैं। फिर हमने देखा कि जिनको भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मतलब जिनकी शरीर में जो स्वतः नहीं बनते हैं वो आवश्यक है, और जो शरीर में स्वतः अपने आप बन जाते हैं वो अनावश्यक है। तो फिर हमने आवश्यक के नाम देखे, इनकी ट्रिक देखी, टीवी, मिल, पाथ, यानी कि ट्रायोनिन, वेलिन, फिर मिथोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिर फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडिन। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि शरीर में प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में राइबोसोम एक कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? राइबोसोम में। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। और राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो सबसे छोटा कोशिकांग है। तो देखेंगे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। ये स्मॉल है, ये है स्मॉल सेल ऑर्गन, ये है स्मॉल सेल ऑर्गन। और इसको कहते हैं कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि शरीर में प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। फिर हम देखेंगे प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन शरीर का, जैसे हमने जब कल क्लासिफिकेशन देखा था इन अवयवों का, तो हमने देखा था शरीर क्या? निर्माणकारी पदार्थ, ऊर्जा देने वाले अवयव, निर्माणकारी अवयव, ऊर्जा देने वाले अवयव और सुरक्षात्मक अवयव। तो हमने देखा था तीनों में एक चीज कॉमन थी। वो कौन सी कॉमन थी? तो वो थी प्रोटीन। प्रोटीन हमें हमारे शरीर को रोगों से, संक्रमण से सुरक्षा भी करता है, ऊर्जा भी देता है। और प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, मतलब प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत होती है। किससे होती है? प्रोटीन से। तो देखेंगे शरीर का निर्माणकारी पदार्थ है, और ये एक ऊर्जादायी पदार्थ है और एक सुरक्षा प्रदायी अवयव है। संक्रमण से, रोगों से सुरक्षा के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। और सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है। विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो सोयाबीन में होता है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, जो कि मैं बता चुका हूं। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो कोलेजन प्रोटीन शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से, कल जब मैंने कार्बोहाइड्रेट आपसे डिस्कस किया था तो मैंने बताया था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा से 9.3 यानी कि ये किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, इनका सीक्वेंस मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो हमने देखा कि प्रोटीन का हमारे शरीर में फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? तो राइबोसोम में। इसलिए राइबोसोम को बोला कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। और प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी पदार्थ है, एक ऊर्जादायी पदार्थ है और सुरक्षात्मक, मतलब सुरक्षात्मक अवयव है। और प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है सोयाबीन में। इसके बाद सोयाबीन के बाद दालें, अंडा, इनमें प्रोटीन, दूध, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ है जो जिससे शरीर को नाइट्रोजन की पूर्ति होती हो? तो वो है प्रोटीन।
फिर हमने देखा शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। फिर देखा 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे देखेंगे प्रोटीन का नाम, जैसे बताना है हमें दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में, मांसपेशियों में, अंडे में, लिगामेंट में और बालों में, नाखून में। तो हम देखेंगे दालों में कौन सा प्रोटीन, तो प्रोलेमिन्स। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। फिर देखेंगे गेहूं या अनाज में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं या अनाज में कौन सा प्रोटीन, ग्लूटीन। दूध में, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन प्रोटीन। अब यहाँ पर केसिन नाम आया तो यहाँ का यही नोट लगा के हम एक बात और फ्री में देखेंगे, केप्सिन। ये मिलता जुलता नाम है, यहाँ पर क्वेश्चन के गलत होने की पूरी संभावना बनती है, इसलिए हम इसको यहाँ का यही देखेंगे। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इससे मिलता जुलता नाम है एक केसिन। तो केसिन क्या है, केसिन के कारण लाल मिर्च में तीखापन पाया जाता है। तो मिर्च में तीखापन का कारण है वो है केसिन, मिर्च में तीखापन। तो ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन, तो दूध में है केसिन प्रोटीन। फिर हम देखेंगे मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। अंडे में ग्लोब्यूलिन, अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। और लिगामेंट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो लिगामेंट में कोड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन के नाम हमें ध्यान रखने हैं। इसमें से मिलान वाला, सुमेलित असुमेलित वाला क्वेश्चन आ जाता है, सत्य कथन असत्य कथन यानी कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के से भी इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना है, दालों में प्रोलेमिस प्रोटीन, गेहूं या अनाज आ जाए तो ग्लूटीन प्रोटीन, और दूध में केसिन, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोटिन, और अंडे में कौन सी ग्लोब्यूलिन, लिगामेंट में कोड्रिन, बालों में कौन सी प्रोटीन, तो किरेटिन। बाल कौन सी प्रोटीन के, किरेटिन, और नाखून में भी किरेटिन, सेम है इन दोनों में। तो जब आपने देखा होगा कि जैसे बालों को या नाखून को काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये किरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसी प्रकार जानवरों में सिंग और खुर, ये भी है, ये कौन सी प्रोटीन के, किरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो किरेटिन प्रोटीन जानवरों में सिंग और उनके जो खुर होते हैं वो किरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और जो मनुष्य में बाल है और नाखून हैं तो ये कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, किरेटिन प्रोटीन। और जानवरों में देखा सिंग और खुर, ये इनको काटते समय जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये किरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जानवरों में सिंग और खुर ये भी किरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये इसके कठोर होने का कारण क्यों है, क्योंकि ये हिस्टिडीन 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 अमीनो एसिड से बनती है।
ये हिस्टिडीन एमिनो एसिड से बनती है, इसलिए ये कठोर होती है। जैसे आपने जानवरों के सींग और उनके खुर देखे होंगे, तो ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनके कठोर होने का कारण है ये हिस्टिडीन। हमने जब आवश्यक एमिनो एसिड पढ़ा था उसकी ट्रिक देखी थी, टीवी मिल पाथ। तो एच से क्या बना था? हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, इससे क्या बनी होती है? ये केराटिन प्रोटीन बनी हुई होती है। और ये जो जानवरों के खुर और सींग है, तो ये केराटिन प्रोटीन के, और मनुष्य में बाल और नाखून ये भी केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो हमने देखा दालों में, तो दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में ग्लूटीन, दूध में केसिन, और केसिन के जैसे ही एक नाम देखा हमने, केप्सिन। केप्सिन से क्या होता है? मिर्च का तीखापन का जो कारण है वो केप्सिन है। और मांसपेशियों में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में कौन सी? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। लिगामेंट में कोड्रिन। बालों में और नाखून में कौन सी? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन कोशिका विभाजन, अब हम इसके बारे में जैसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रोटीन के बारे में सत्य है या असत्य है? ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट इनसे सोल्व हो जाएंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और या वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स से उठाए हुए हैं। तो प्रोटीन कोशिका विभाजन और इनकी टूट फूट मरम्मत में सहायक होते हैं। तो इनके बारे में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन कोशिका विभाजन और इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। ये अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस बैलेंस का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का कार्य कौन करते हैं? तो वो प्रोटीन करते हैं। विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में, या इसको हम कहते हैं अम्ल क्षार संतुलन यानी कि एसिड बेस बैलेंस, या फिर विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में ये भूमिका निभाते हैं। फिर हमने देखा प्रोटीन मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। और फिर हम देखेंगे प्रोटीन नीलित होते हैं और कास्टिक सोडा से क्रिया करके बैंगनी रंग के घोल में परिवर्तित हो जाता है। ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछे गए थे, वहां से डायरेक्ट मैंने ये लाइन उठाई है। तो ओयलेट कलर, तो ये ओयलेट कलर में चेंज हो जाते हैं। क्या? कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र भी ध्यान रखेंगे, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोटीन क्या करते हैं? नीलित होते हैं एवं कास्टिक सोडा से क्रिया करके बैंगनी, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो ये ऑयलेट कलर के घोल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का भी आपको सूत्र ध्यान रखना है और कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी ध्यान रखना है। तो ये प्रोटीन इनसे रिएक्शन करके ऑयलेट कलर में चेंज हो जाता है। तो हमने देखा प्रोटीन कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करने में प्रोटीन सहायक होते हैं। ये एसिड बेस बैलेंस का कार्य करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। फिर हमने देखा प्रोटीन मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं और नीले होते हैं और कास्टिक सोडे से क्रिया करके ऑयलेट कलर में चेंज हो जाते हैं। आगे देखते हैं, हम देखेंगे प्रोटीन के सोर्स, यानी कि प्रोटीन कहां कहां से हमें मिल सकते हैं। मतलब क्या, कौन सा पोषक तत्व, कौन सा आहार लिया जाए जिससे प्रोटीन मिल सके। तो मैंने आपको बताया था सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन के बाद हम देख सकते हैं कि सोयाबीन के बाद दालें, अंडे, मूंगफली, दूध, इनमें ये प्रोटीन के भरपूर स्रोत है। तो अगर इन पोषक पदार्थों को कम मात्रा में लिया जाए तो प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो सोयाबीन प्रोटीन के सोर्स ऑफ प्रोटीन में देखेंगे
सोयाबीन, दालें, अंडे, दूध और मूंगफली। फिर इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या होता है, इसमें बच्चे का ये इन चाइल्ड मतलब ये बच्चों में होता है अक्सर। क्वाशियोरकर रोग जो है वो बच्चों में देखा जाता है, और इसमें क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है और उसकी त्वचा शुष्क हो जाती है। और जो एडल्ट्स में है यानी कि वयस्क, तो वयस्क में क्या होता है, वयस्क में मेरास्मस रोग हो जाता है। किससे, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, आंखें अंदर धस जाती है, जैसे आंखें अंदर की तरफ धस जाती है, और शरीर मरियल सा हो जाता है। इसमें शरीर दुबला पतला मरियल सा हो जाता है, शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, आंखें अंदर धस जाती है। ये एडल्ट्स में देखा जाता है, ये चाइल्ड्स में देखा जाता है। तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस ये दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। तो हमने प्रोटीन को पूरा डिस्कस किया। इसके बाद हम लिपिड यानी कि वसा को देखेंगे। तो वसा क्या है, तो कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक। वसा क्या है, वसा एक कार्बनिक यौगिक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में अविलीय यानी कि वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वसा कहलाते हैं। तो कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, लिपिड यानी कि फैट कहलाते हैं। और फिर हम देखेंगे संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, यानी कि सेचुरेटेड। ये होता है अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड फैट क्या है, ये जंतुओं से प्राप्त होती है, यानी कि एनिमल फैट को, एनिमल से प्राप्त होती है। एनिमल फैट को सेचुरेटेड फैट कहते हैं। एनिमल फैट यानी कि सामान्य ताप पर ये, यानी कि सामान्य ताप एक नॉर्मल टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड या आसपास देख सकते हैं इसके, और ये ठोस होते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये सॉलिड होते हैं। जैसे चर्बी, जानवरों की चर्बी या मनुष्य की चर्बी जो भी है, तो ये अधिक मात्रा में, इसकी अधिक मात्रा, यानी कि जो सेचुरेटेड फैट है या फैटी एसिड है, जो सेचुरेटेड फैट है या सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इनकी अधिक मात्रा मानव के लिए या जो भी प्राणी है उनके लिए हानिकारक होती है। क्यों, क्योंकि ये जो सेचुरेटेड फैट है ये जानवरों से प्राप्त है, तो होते हैं अधिक मात्रा में। जैसे नॉन वेज का, चिकन का या मटन का सेवन करने से ये जो है कोरोनरी धमनी में इनकी मात्रा बढ़ जाती है फैट की, जिससे हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। तो ये अधिक मात्रा में हानिकारक होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है चर्बी। हम देखेंगे अनसेचुरेटेड फैट, ये मिलते हैं प्लांट्स से, ये मिलते हैं प्लांट्स से, और ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये अनसेचुरेटेड फैट या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। कोरोनरी धमनी यानी कि आर्टरी, ये आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि हृदय को रक्त की सप्लाई करती है, इसमें फैट के यानी कि लिपिड के जमा होने से, वसा के जमा होने से हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। यानी कि हमने देखा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट वो होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे चर्बी। अनसेचुरेटेड फैट वो होते हैं जो पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे तेल, या हम देख सकते हैं जैसे नारियल का तेल वगैरह। और ऐसी वसा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड हो तो वो तेल कहलाएगी। और कोरोनरी धमनी जो कि हृदय को रक्त की सप्लाई करती है, इसमें वसा के जमाव से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं।
अब जैसे मैंने प्रोटीन के बारे में आपको फैक्ट्स बताए थे इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी आरबीएससी से उठाए हैं, ऐसे ही हम वसा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में वन लाइनर की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के रूप में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो वसा क्या है? वसा वसीय अम्लों से मिलकर बनती है। तो वसा बनती है वसीय अम्लों से मिलकर बनती है। वसा ग्लिसरॉइड के एस्टर होते हैं। ये लाइन सेम टू सेम एग्जाम में पूछी गई है, शायद लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये लाइन पूछी गई थी और ये भी ट्रू या फॉल्स के रूप में थी, वहां से मैंने डायरेक्ट इसको उठाया है। तो वसा ग्लिसरॉइड के एस्टर होते हैं। वसा में कार्बन हाइड्रोजन और अल्प मात्रा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में पाई जाती है। फिर हमने देखा प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके अलावा नाइट्रोजन भी होता था। कहाँ होता था? प्रोटीन में। फिर हम देख रहे हैं वसा, और वसा में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। फिर हम देखेंगे मानव शरीर में को रोजाना यानी कि डेली लगभग 75 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। मानव शरीर को रोजाना लगभग 75 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। और जो वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है ऑयल कहलाती है। तो देखेंगे जो वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल अवस्था में पाई जाती है वो तेल कहलाती है। और अब हम देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का असंतृप्त फैटी एसिड है, मतलब अनसेचुरेटेड है, मतलब ये पादपों से प्राप्त होता है। पादपों में ये मुख्य रूप से अलसी से प्राप्त होता है। इस पे इंपोर्टेंट करना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत है अलसी। अलसी के बाद मछली के यकृत के तेल से भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। सोयाबीन के तेल में भी ये कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में, इन दोनों में है अल्प मात्रा में। इन दोनों में ये अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है अलसी के बीजों में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को ध्यान रखना। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज किस में होता है? तो ये अर्थराइटिस यानी कि गठिया, ब्रेन ट्यूमर और ये हार्ट के पेशेंट के उपचार में उपयोगी है। कौन? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हमने देखा मानव शरीर को लगभग 75 ग्राम वसा की पर डे आवश्यकता होती है। और वसा वसीय अम्लों से मिलकर बनती है। वसा ग्लिसरॉइड के एस्टर होती है। वसा में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अल्प मात्रा में पाई जाती है। अल्प मात्रा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। शरीर को लगभग 75 ग्राम वसा की रोजाना आवश्यकता होती है। और वो वसा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में हो ऑयल कहलाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मेन सोर्स क्या है? तो वो है अलसी के बीज। और जो ये है जो कौन सा है? तो ये अनसेचुरेटेड है। आपसे पूछ लिया जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? तो हम बताएंगे ये अनसेचुरेटेड है, क्योंकि ये हमें प्लांट्स से मिलता है। फिर हम इसके फंक्शन देखेंगे, मतलब वसा के क्या क्या कार्य हैं जो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने हैं। तो वसा शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से ही मिलती है। किसके आधार पर? प्रति ग्राम के आधार पर। और सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी मुख गुहा में स्थित टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम से स्टार्ट हो जाता है। और वसा में प्रति ग्राम के आधार पर 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो वसा के फंक्शन में हमने पहला देखा तो फंक्शंस ऑफ लिपिड। तो ये हमारे शरीर में संग्रहित ईंधन का काम करती है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन हो जाए तो फिर वसा का पाचन स्टार्ट होता है। तो ये हमारे शरीर में स्टोरेज फ्यूल का काम करती है। भोजन को ये स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी बनाती है। कौन? वसा। ये शरीर को सुडौल बनाती है।
शरीर को बढ़िया मजबूत बॉडी बिल्डिंग बनाना हो तो हमें दबाकर घी खाना चाहिए। फिर देखेंगे शरीर के ताप नियंत्रण में यानी कि टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में वसा सहायक होती है। और हम देखेंगे ऊंट की कुबड़ में वसा पाई जाती है। जैसे ऊंट कहाँ रहता है, रेगिस्तान में रहता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऊंट को खाना पीना नहीं मिलता है, तो ऊंट की कुबड़ में क्या होती है, वसा होती है, जिससे उसको लंबे समय तक अगर वो भोजन नहीं मिले तो भी वो रह सकता है। तो ऊंट की कुबड़ में वसा पाई जाती है। और इससे हम देख सकते हैं कि वसा क्या है, संग्रहित ईंधन, संग्रहित ईंधन का काम करती है, यानी कि ये स्टोरेज फ्यूल है। स्टोरेज फ्यूल ऑफ बॉडी क्या है, यह है लिपिड। और अत्यधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से शरीर बेडोल हो जाता है और मोटापे का शिकार हो जाता है। एक लिमिट से ज्यादा वसा का सेवन, वसायुक्त भोजन के सेवन से शरीर बेशेप हो जाता है, बेडोल हो जाता है और मोटापे का शिकार हो जाता है। तो हमने देखा फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो इसमें मैंने इसका मुख्य कार्य बताया, ये शरीर को ऊर्जा मिलती है, संग्रहित ईंधन का काम करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, शरीर को सुडौल बनाती है और शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेटर। ये किस फॉर्म में, टेम्परेचर रेगुलेटर की फॉर्म में भी कार्य करती है। फिर हमने देखा ऊंट की कुबड़ में वसा पाई जाती है, इसलिए वो बहुत से दिनों तक भी बिना खाए रह सकता है। फिर अत्यधिक वसायुक्त भोजन का सेवन करने से शरीर बेडोल हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं मोटा कितना हो गया, शर्ट भी नहीं आती, पैंट भी नहीं फंसती, तू मोटा कितना हो गया। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो हमने ये प्रोटीन और वसा को पूरा डिटेल में डिस्कस किया और कल हम कार्बोहाइड्रेट कर चुके थे। नेक्स्ट सेशन में हम जो बचे हैं जैसे खनिज लवण जल है और विटामिन है, इनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।